Hello students, welcome back to my channel that is Chemistry with Priya. So students, आज की वीडियो में हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे पहली वाली वीडियो में हम ऑलरेडी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कवर किया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स हैं वो, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो आज की वीडियो में हम उसका आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं बेटा, लेकिन उससे पहले मेरा एक पर्सनल सजेशन है आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं पढ़ा है, वो टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का फर्स्ट पार्ट, तो या तो आप उसे मेरी वीडियो से पढ़िए, या फिर आप किसी बुक से पढ़िए, या आप किसी और वीडियो से पढ़िए, और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि तब आपको इस वीडियो के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ठीक है बेटा, सो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सप्लेन किया गया, ये हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उसमें से भी हम सिर्फ दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। और वो प्रॉपर्टीज क्या है? लो स्पिन स्टेट, हाई स्पिन स्टेट। ठीक है, कैसे आपके कॉम्प्लेक्सेस लो स्पिन स्टेट या हाई स्पिन स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस की। जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कलरफुल क्यों होते हैं, ये दो चीज आज हम पढ़ने वाले हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो जो पहली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लेते हैं बेटा, पहली प्रॉपर्टी क्या है आपकी? हाई स्पिन स्टेट या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बहुत ध्यान से देखना बेटा, ठीक है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी। अब देखो बेटा, जब भी कोई पहला इलेक्ट्रॉन आपका किसी एटम में एंटर करता है, तो हम शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लोवेस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में एंटर करता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सेस में भी ऑब्वियस सी बात है यही होगा। ठीक है, अब मान लो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमने पढ़ा था कि जब स्प्लिटिंग होती है डीजेनरेसी की, तो लोअर एनर्जी वाला T2G बनता है और हायर एनर्जी वाला क्या बनता है? EG बनता है। ठीक है, तो अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? आपका इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है, तो वहां पे कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? आपका हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, तो वहां पे कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? वहां पे कॉम्प्लेक्स बनेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा या हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? उस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, अब मान लो बेटा हमारा जो मेटल आयन है, ठीक है, मेटल आयन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मान लो क्या है? हमारा D1 है। ठीक है, मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन D1 है, यानी कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक इलेक्ट्रॉन है। जो d ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा हमारा T2G में। ठीक है, तो T2G में जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? T2G1। ठीक है, क्योंकि वो EG में तो जा ही नहीं सकता ना, क्योंकि पहले उसके पास क्या प्रेजेंट है? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाने की सोचेगा ही नहीं। अब अगर मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? T2G2। अगर कॉन्फ़िगरेशन D3 है तो क्या आ जाएगा? T2G3। ठीक है, लेकिन अब अगर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मेरा क्या आ गया? D4 आ गया। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ चले गए? T2G में चले गए। ठीक है, लेकिन अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास दो पॉसिबिलिटी होगी बेटा। दो पॉसिबिलिटी क्या होगी? या तो वो T2G में पेयर अप हो जाए, ठीक है, या फिर वो EG में जंप कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे दो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हैं। वो दो कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है? यहाँ पे या तो आपका T2G क्या बन सकता है? 4 और EG हमारा 0, पेयरिंग अप हो गई। ठीक है, या फिर T2G3 और EG1। ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे पेयर अप हुआ और यहाँ पे वो EG में जंप कर गया, ये दोनों यहाँ पे पॉसिबल है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि वो लोअर ऑर्बिटल में ही रहा, ठीक है, तो ये कौन सा स्पिन स्टेट बनेगा? लो स्पिन।
और ये कौन सा बनेगा, हाई स्पिन, क्योंकि वो हाई जो ऑर्बिटल है, हाई एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल है उसमें वो जंप कर गया। ठीक है, अब D5 कहें तो D5 के केस में भी क्या हो सकता है, T2G 5 EG0, ठीक है, या फिर T2G 3 EG2 पॉसिबल है। ठीक है, या तो यहां पे पेयर अप हो जाए या फिर वो ऊपर क्या कर जाए, जंप कर जाए। ठीक है, D6 की अगर हम बात करें तो D6 में क्या पॉसिबल है, D6 में पॉसिबल है T2G 6 EG0, T2G 6 EG0 और T2G 4 EG। ठीक है, अब जो हमारा D7 है, D7 में क्या पॉसिबल है बेटा, D7 में पॉसिबल है हमारा T2G 6 EG1, यानी नीचे पहले पूरा पेयर अप हो जाए उसके बाद बचा हुआ ऊपर जाए। ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या पॉसिबल है आपका T2G 5 EG2, मतलब पहले दो ऊपर जाएं फिर नीचे आपकी क्या हो, स्टार्ट हो, पेयरिंग स्टार्ट हो। ठीक है, अब D8 की अगर हम बात करें यहाँ पे तो D8 के केस में देखो बेटा क्या होगा, T2G 6 EG2, T2G 6 EG2, ठीक है, या फिर T2G 6 EG, तो मतलब इसमें एक ही कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है D8 के केस में। जैसे D1, D2, D3 के केस में एक ही कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल था, वैसे ही D8 के केस में भी क्या है आपका, एक ही कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, ना वो हाई स्पिन होगा ना वो लो स्पिन होगा, क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन एक ही है। तो D8 के केस में क्या आएगा मेरा, T2G 6 EG2, D9 के केस में क्या आएगा, T2G 6 EG3 और D10 के केस में क्या आएगा, T2G 6 EG4। तो ये जो हमारे यहाँ पे है ये तो केवल एक ही कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो जिन कॉम्प्लेक्सेस के मेटल आयन में D1, D2, D3, D8, D9, D10 होगा उनमें तो एक ही कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल होगा बेटा। ठीक है, लेकिन जिन कॉम्प्लेक्सेस के मेटल आयन में क्या प्रेजेंट होगा, D4, D5, D6, D7 कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो वहां पे ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा बनेगा, ऑब्वियस सी बात है जो ज्यादा स्टेबल होगा वो बनेगा। अब कौन सा स्टेबल होगा ये कैसे पता चलेगा, तो अब देखो बेटा यहाँ पे चाहे लो स्पिन हो चाहे हाई स्पिन हो, इसके कॉन्फ़िगरेशन की जो स्टेबिलिटी है वो दो अपोजिंग फोर्सेस, दो अपोजिंग इफेक्ट पे डिपेंड करती है। ठीक है, दो अपोजिंग इफेक्ट यहाँ पे कौन से हैं, अगर मैं लो स्पिन के अपोजिंग इफेक्ट कहूं, ठीक है, तो यहाँ पे जो इस लो स्पिन को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, जो इस लो स्पिन के कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज कर रहा है वो इफेक्ट क्या है कि यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी स्टेट में ही रह रहा है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में ही रह रहा है, हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में जंप नहीं कर रहा है। तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में रहेगा तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी जो स्टेबलाइजिंग वाला इफेक्ट है, स्टेबलाइजिंग वाला फैक्टर है वो क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ एंटर कर रहे हैं, लो एनर्जी डी ऑर्बिटल में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, लो एनर्जी डी ऑर्बिटल में एंटर कर रहे हैं, लेकिन जो इसका डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट है, जो डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट है वो क्या है हमारा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहे हैं, पेयर्ड हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है। अब देखो बेटा जो एक ऑर्बिटल होता है उसमें जब तक एक इलेक्ट्रॉन रहता है तब तक वो मूवमेंट के लिए फ्री रहता है, लेकिन जैसे ही उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होना स्टार्ट हो जाता है, रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी थोड़ा सा बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी घट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रही है, तो पेयरिंग होने की वजह से क्या होगा, आपका एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है कि इलेक्ट्रॉन आ तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में रहे, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में नहीं जा रहे, लेकिन वो क्या हो रहे हैं, पेयर्ड हो रहे हैं, विच इज अ डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, अब वहीं पे अगर हाई स्पिन स्टेट की बात करें तो हाई स्पिन स्टेट में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, स्टेबलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, स्टेबलाइजिंग फैक्टर होगा कि यहाँ पे आपका पेयरिंग नहीं हो रही है। ठीक है, पेयरिंग जो हो रही है बहुत रेयर केस में हो रही है, मतलब जहां पे उसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है तब पेयरिंग हो रही है। जैसे यहाँ पे आया, क्यों पेयरिंग हुई, क्योंकि आपका Eg में दो ही ऑर्बिटल थे तो वहां दो इलेक्ट्रॉन फिल थे, इसलिए T2G में पेयरिंग होनी पड़ी। ठीक है,
नेक्स्ट आपका डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट क्या होगा यहाँ पे? डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर रहा है? हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जंप कर रहा है। तो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जंप करेगा तो क्या होगा? एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी। ठीक है, तो अब दोनों में भी क्या है आपका? दो फैक्टर है, एक स्टेबलाइज्ड है, एक डिस्टेबलाइज्ड फैक्टर है। तो अब क्या डिसाइड करेगा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्सेस है, उन कॉम्प्लेक्स में अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, उसको डिसाइड करने के लिए पहली जो चीज यहाँ पे होती है वो होती है क्या बेटा? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। हमने पढ़ा था, कल पढ़ा था ना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। ठीक है, डेल्टा ओ पढ़ा था इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड डेल्टा टी पढ़ा था इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो जो ये CFC की वैल्यू है, ये वैल्यू डिसाइड करेगी कि इन दोनों में से कौन सा कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करेगा। और दूसरा जो फैक्टर यहाँ पे डिसाइड करेगा वो क्या करेगा? द रिलेशनशिप बिटवीन delta O and P. Now what is P? P is the pairing energy, the amount of energy required for an electron to pair up. ठीक है, पेयर अप होने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, जब इलेक्ट्रॉन पेयर अप होता है उनके बीच में रिपल्शन होता है, तो उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत होती है, तो दैट इज पेयरिंग एनर्जी, वो हमारी पेयरिंग एनर्जी है। तो ये जो दो फैक्टर हैं ये कलेक्टिवली डिसाइड करते हैं कि लो स्पिन स्टेट बनेगा या फिर हाई स्पिन स्टेट बनेगा। ठीक है, अब ये CFC हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो बेटा, अगर हम किसकी बात करें, D1, D2, D3, D8, D9, D10 की बात करें, इनमें तो CFC कैलकुलेट करना बहुत इजी है। ठीक है, जैसे D1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेल्टा O की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा O की वैल्यू आ जाएगी आपकी -0.4 डेल्टा O, क्योंकि T2G में एक है। ठीक है, D2 में क्या आ जाएगी? -0.8 डेल्टा O। D3 में क्या आ जाएगी? -1.2 डेल्टा O। वैसे ही हम यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, D8 में कैसे कैलकुलेट करेंगे? D8 में कैलकुलेट करेंगे 6 इंटू -0.4 प्लस 2 इंटू प्लस 0.6, ये जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी डेल्टा O की वैल्यू होगी। लेकिन अब यहाँ देखो, यहाँ पे अगर हमने कैलकुलेट करना है तो D4 के केस में अगर लो स्पिन देखें तो लो स्पिन के केस में क्या आ जाएगी वैल्यू डेल्टा O की? 4 इंटू -0.4 यानी कि -1.2 डेल्टा O। ठीक है, और इसके केस में क्या आएगी बेटा? इसके केस में आएगी आपकी 3 इंटू -0.4 प्लस 1 इंटू 0.6 यानी कि -1.2 प्लस 0.6, so here it is -0.6 डेल्टा O। ठीक है, लो स्पिन के केस में -1.2 डेल्टा O और हाई स्पिन के केस में -0.6 डेल्टा O। ठीक है, उसी तरीके से इसकी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा O की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 इंटू -0.4 यानी कि -2 डेल्टा O, और यहाँ पे क्या आ जाएगी? 3 इंटू -0.4 प्लस 2 इंटू 0.6, सो -1.2 प्लस 1.2 यानी कि डेल्टा O की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ठीक है, अब इसी तरीके से आप इन दोनों की भी अपने आप से कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए, इन दोनों की अगर हम बात करें, ठीक है, जो यहाँ पे केस आएगा सेम वही केस यहाँ पे भी आएगा बेटा। ठीक है, अब अगर इन दोनों की बात करें, देखो लो स्पिन में डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा माइनस है। ठीक है, अब डेल्टा O की वैल्यू माइनस है, इसका मतलब क्या होगा? जो एनर्जी स्प्लिटिंग है वो कम है। ठीक है, जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो क्या है आपकी? कम है, और डेल्टा O की वैल्यू जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी इनके केस में जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा वो हमारा क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। अब जो दूसरा फैक्टर है, इन दोनों के केस में भी आप यही देखोगे बेटा, अगर आप लोगों ने अभी कैलकुलेट कर लिया है तो आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे जो डेल्टा O की वैल्यू है इनके कंपैरिजन में डेल्टा O की वैल्यू माइनस ज्यादा आ रही है, यानी कि वो वैल्यू कम। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरा फैक्टर है दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा O एंड P।
वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है बेटा कि अगर जो डेल्टा ओ है वो लेस देन है पी से, ठीक है, डेल्टा ओ आपका क्या है, लेस देन है पी से, यानी कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयर करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। T2G में पेयर अप करने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए और EG में जंप करने के लिए उसको कम एनर्जी चाहिए। तो आपको अगर बेटा दो सिचुएशन ऐसी मिलेगी जिसमें से एक में बोला जाएगा कि ये सिचुएशन आपके लिए हार्ड है और दूसरी सिचुएशन आपके लिए इजी है, तो ऑब्वियस सी बात है आप कौन सी सिचुएशन लोगे, जो आपके लिए इजी है। तो सेम आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो भी यही करेगा, वो कहेगा कि अगर मुझे पेयरिंग करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है तो मैं वो क्यों करूं, तो वो क्या करना चाहेगा, वो जंप करना चाहेगा, और अगर वो जंप करेगा तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। सो व्हेन पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी जब ज्यादा होगी तो यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जब डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी, किससे, पेयरिंग एनर्जी से, यानी पेयर करने के लिए एनर्जी कम चाहिए और जंप करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप करना प्रेफर करेगा, तो वहां पे क्या बनेगा हमारा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो ये दो फैक्टर्स हैं, ये दो फैक्टर डिसाइड करते हैं कि जो हमारा D4, D5, D6, D7 है, इसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्लियर बेटा, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। इसको अच्छे से समझिएगा बेटा, इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। डेल्टा ओ की वैल्यू दी गई होगी, पी की वैल्यू दी गई होगी, फिर पूछा जाएगा इसमें हाई कॉम्प्लेक्स बनेगा या लो कॉम्प्लेक्स बनेगा, या फिर आपको ये दिया होगा कि मेटल आयन है, उसका कॉन्फ़िगरेशन D5 है, तो उसमें बताइए लो स्पिन स्टेट बनेगा या हाई स्पिन स्टेट बनेगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। तो इसको नोट डाउन कीजिए, देन वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है बेटा कलर, क्योंकि क्यों मोस्ट ऑफ द जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। अब इसका जो रीजन है वो क्या है ना बेटा, वो है हमारी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी की वैल्यू, दैट इज डेल्टा ओ की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी डेल्टा ओ की वैल्यू आती है, उसको क्रॉस करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, वो किसके अंडर आ जाती है, वो हमारे विजिबल रेंज के अंडर आ जाती है। जो हमारी विजिबल रेंज होती है, विजिबल रेंज वाली जो लाइट होती है उसके अंडर आती है, यानी उसी वेवलेंथ को, उसी लाइट को अब्सॉर्ब करके, उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को अब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में क्या कर सकता है, जंप कर सकता है। इसीलिए ये हमें क्या दिखते हैं, कलरफुल दिखते हैं, ठीक है। तो क्यों कॉम्प्लेक्सेस हमें कलरफुल दिखते हैं, इसका रीजन क्या है हमारा, कि जो डेल्टा ओ की वैल्यू होती है ये किसके रेंज में आ जाती है, इसकी जो डेल्टा ओ की वैल्यू होती है, ये जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, एनर्जी ऑफ द फोटोन के इक्वल होती है, विच इज प्रेजेंट इन द विजिबल लाइट, ठीक है। विजिबल रेंज के अंदर जो फोटोन की एनर्जी आती है उसके इक्वल होती है, तो उस लाइट को ये अब्सॉर्ब करते हैं और जंप करते हैं हायर एनर्जी लेवल में, इसलिए हमें ये क्या दिखाई देते हैं, कलरफुल दिखाई देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा कलर हमें दिखाई देगा और कौन सा कलर एब्जॉर्ब होगा, यानी कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी और कौन सी वेवलेंथ की लाइट हमें दिखाई देगी, ये दो चीजें होती है, ठीक है। मान लो आपका एक कॉम्प्लेक्स है आपका CuH2O का होल 4+2, ठीक है, CuH2O का होल 4+2। अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जंप करता है, तो ये क्या करता है, रेड कलर की लाइट, रेड कलर की वेवलेंथ को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, रेड कलर की वेवलेंथ को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और रेड कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके ये वो एनर्जी लेके कहां चले जाता है, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चले जाता है, ठीक है। तो हमें कलर रेड नहीं दिखाई देगा बेटा, क्योंकि वो तो उसने क्या कर लिया, ले लिया, वो यूज कर लिया, उतनी एनर्जी उसने क्या कर ली, यूज कर ली अपने आप को लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में पहुंचाने के लिए। तो हमें कौन सा कलर दिखाई देगा, जो वेवलेंथ बच गई, जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ अब बच गई, वो कलर हमें दिखाई देगा, एंड दैट कलर इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर,
ठीक है, उस कलर को क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, यानी रेड का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो हमें दिखाई देगा, और रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है ब्लू। तो इसका कलर हमें कैसा दिखाई देगा, ब्लू। क्यों, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ को तो क्या कर दिया, कॉपर के इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर दिया हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए। तो बची कौन सी लाइट, जिसमें क्या प्रेजेंट था, आपका ब्लू कलर का वेवलेंथ प्रेजेंट था, यानी वो डोमिनेटिंग कलर था वहां पे। तो हमें कौन सा कलर दिखाई दिया, ब्लू कलर दिखाई दिया। तो जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है, जिस कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है, वो चीज हमें नहीं दिखाई देगी। जो बची हुई वेवलेंथ होगी उसका करस्पॉन्डिंग कलर हमें दिखाई देगा, एंड दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, इतना समझ में आया। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, वो क्या है बेटा, मेटल आयन एक ही है, लेकिन फिर भी उसके जो कंपाउंड्स बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं, अलग अलग कलर्स दे रहे हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि उस मेटल के साथ जो लिगेंड्स अटैच्ड हैं वो हमारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपका मेटल है मान लो CO, ठीक है, CO के साथ मान लो क्या जुड़ा है, पहले वाटर, ठीक है, तो हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा COH2 का होल 6 3 पॉजिटिव। दूसरा मान लो क्या है आपका CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, और तीसरा मान लो आपका क्या है COCN का होल 6 3 नेगेटिव। ठीक है, अब इन सबका अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला है, ठीक है, ये कैसा दिखाई देता है हमें, ब्लू। ठीक है, ये हमें कैसा दिखाई देता है, ब्लू। ये हमें दिखाई देता है आपका ऑरेंज, और ये हमें दिखाई देता है येलो। मतलब सब में कोबाल्ट है, लेकिन सबका कलर क्या है, अलग अलग है। उसका रीजन क्या है कि इन तीनों में जो लिगेंड्स हैं वो कौन कौन से हैं, H2O, NH3 और Cl। अब यहाँ पे जो डेल्टा O की वैल्यू है वो तीनों की क्या है बेटा, अलग अलग है। अब सबसे ज्यादा यहाँ पे डेल्टा O की जो वैल्यू है वो है Cn नेगेटिव की, उसके बाद NH3 की, और उसके बाद वाटर की। ठीक है, तो अब देखो, अगर डेल्टा O की वैल्यू अलग अलग होगी तो इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए अलग अलग एनर्जी की जरूरत होगी, अलग अलग एनर्जी की जरूरत होगी, तो जो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसकी वेवलेंथ भी क्या होगी, हमारी अलग अलग होगी, और उसकी वेवलेंथ अगर अलग अलग होगी तो उसका करस्पॉन्डिंग कलर भी हमारा क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये है हमारा, ये हमें ब्लू दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा कलर एब्जॉर्ब होता है, यहाँ पे ऑरेंज कलर हमारा एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो ऑरेंज कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी, ऑरेंज कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी, तो जो बचेगी उसकी आपकी उसका कलर आपको दिखाई देगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री कलर यहाँ पे क्या होगा, ब्लू। ठीक है, यहाँ पे कौन सा कलर एब्जॉर्ब होता है, ब्लू कलर एब्जॉर्ब होता है, और यहाँ पे कौन सा कलर एब्जॉर्ब होता है, आपका वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब होता है, इसीलिए हमें क्या दिखाई देता है, येलो कलर दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि बेसिकली जो कलर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारे डेल्टा O की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डेल्टा O की वैल्यू चेंज होगी तो कलर चेंज होगा। अगर दो कॉम्प्लेक्सेस हैं मान लो, उनके दोनों की डेल्टा O की वैल्यू सेम है तो उन दोनों का कलर क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, और कलर कौन सा दिखाई देगा, जो वेवलेंथ बचेगी उस वेवलेंथ की एनर्जी का करस्पॉन्डिंग कलर हमें दिखाई देगा, विच इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो यहाँ पे 4-5 कलर तो आपको पता ही चल गए किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू है, वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री येलो है, आपका ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री ऑरेंज भी है, या फिर आपका लाइट ब्लू का कलर आपका ऑरेंज है। तो ये सारे इसके क्या है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है बेटा देन लेट मी नो, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है देन डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।